विकास के लिए एक ख्वाब गढ़ना है, मिलकर हमको अब साथ चलना है। उम्मीद के सहारे आसमां छुआए हम, अब तो इलाज ढूंढ कर ही लेंगे तब। आओ मिलकर राजस्थान बनाएं। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। क्षेत्रफल सबसे बड़ा, लेकिन विकास की गाड़ी धीमी रफ्तार लिए है। वीरों की शौर्य गाथा बलिदानियों का इतिहास बताती है। रजवाड़ों की विरासत समृद्धि और संस्कृति का ब्यौरा देती है। लेकिन आज न रजवाड़े हैं न बलिदानियों के बलिदान का हिसाब। आज का राजस्थान 21वीं सदी का राजस्थान है, लेकिन सवाल है कि 21वीं सदी में हम इसी राजस्थान की कल्पना कर रहे थे। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वीरों की शौर्य गाथा विकास गीत का इंतजार कर रही है। ढलते सूरज की लालिमा के बीच चमकती रोशनी का इंतजार कर रही है। परंपराओं के साथ शिक्षा, सुरक्षा और दाने का इंतजार कर रही है। राजस्थान कभी भी किसी प्रकार से अशांत क्षेत्र नहीं रहा। यहाँ का नागरिक हमेशा शांति प्रिय नागरिक है और विकास की ओर देखने वाला नागरिक है। कोई सी भी सरकार आए, मेरा सबसे इतना सा आग्रह है कि राजस्थान को विकास की दृष्टि से एक अलग स्थान रखकर इसको बहुत विकास की ओर लेके जाए। बलिदान, संघर्ष और समृद्ध की धरती इतिहास दोहराना चाहती है। बीमारों के तमगे से हटकर विकास की राह पर बढ़ना चाहती है। लेकिन सियासी उठापटक के बीच आखिर ये संभव कैसे है? आज जरूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय ये संकल्प लेकर के सामूहिक रूप से आगे बढ़ें और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान के रूप में, एक प्रगतिशील राजस्थान के रूप में आगे बढ़ाएं। तपती मरुधरा, सूखते कंठ, मौसम की मार, अशिक्षा को चुनौती, जननी का अधिकार, अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। मिला तो सब कुछ है, लेकिन अभी हौसलों की उड़ान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो राजस्थान आज राजस्थान दिवस मना रहा है और इस बीच लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हो रहे होंगे कि क्या जिस राजस्थान की परिकल्पना की गई थी आज वो राजस्थान है, कहां चूक रह गई। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सुमन शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता, दीपा माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल सुमन शर्मा जी आपसे ही आज होगा कि आखिरकार जिस राजस्थान की कल्पना हम करते हैं, क्या वाकई वो राजस्थान है? कहां चूक हुई और क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए? धर्मराज जी, सबसे पहले तो राजस्थान दिवस की आप सब लोगों को भी ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामना। और इस दिवस को मनाने के पीछे मकसद भी यही होता है कि कैसा राजस्थान हमने सोचा है, कैसा राजस्थान है। इसीलिए बार बार हम लोग इस 30 तारीख को जश्न के रूप में मनाते हैं। अपनी कमियों को ढूंढते हैं और अपनी सफलता पे जश्न मनाते हैं। एक ये साधारण सा दिमाग में सबके विचार रहता है और इसीलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यदि आप राजस्थान के विषय पे हम लोग बैठे हैं आज बात करने के लिए कि राजस्थान ऐसा क्यों है, क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, इतनी कमियां क्यों हैं, तो हमें राजस्थान को भी देखना पड़ेगा, उस पुराने राजस्थान को जिस समय बहुत सारी कमियां थी। मैं राजनीतिक बात आज कोई नहीं करूंगी धर्मराज जी और अमिताभ जी, आज केवल राजस्थान की बात होगी। तो हम यदि 21वीं सदी के राजस्थान को देखते हैं, उम्मीद तो और भी अच्छे राजस्थान की है, लेकिन ये मैं कहूंगी कि ये राजस्थान बढ़ता हुआ राजस्थान है। अपने बचपन काल से अब वो जवानी की ओर अग्रसर हो रहा है। उम्र 66 की हो गई है, लेकिन एक 66 में जो आदमी सोचता है कि सारी चीजें हो जाती है और सरकार के हिसाब से 60 में रिटायरमेंट हो जाती है, उस नजरिए से राजस्थान को नहीं देखें। ज्योग्राफी की हिस्ट्री से अगर राजस्थान को देखेंगे आप, तो यहाँ प्रकृति ने विषमकारी मौसम और परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध कराई है। रेगिस्तान है तो झील भी है, नदी है तो पहाड़ भी है। विषम परिस्थितियों के साथ राजस्थान का गठन हुआ है प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी, और राजा रजवाड़ों की संस्कृति के साथ एक बहुत सुंदर राजस्थान हम लोगों को विरासत में मिला है। और इसको बचाते हुए आज भी मैं गर्व से कह सकती हूँ कि देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ विरासत को सम्मान मिलता है, विरासत के लिए राजनीतिक पार्टियां काम करती है और विरासत के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना राजस्थान का हर व्यक्ति रखता है। सुखद राजस्थान की आपकी बात आ गई, राजस्थान दिवस मना, आपकी बात आ गई। ज्योति खंडेलवाल जी,
जिस राजस्थान की कल्पना हम करते हैं, आपने भी की होगी, आपकी भी एक सोच होगी, आप दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनसे जब राजस्थान की तुलना करते हैं, कहां पाते हैं अपने राज्य को? देखिए धर्मराज जी, मेरी ओर से सबसे पहले निश्चित रूप से राजस्थान दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित रूप से एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देने का दिन है और राजस्थान के विषय में चिंतन और मनन करने का भी दिन है। यूं कहना कि आज हम जैसा राजस्थान देख रहे हैं, क्या हमने ऐसा ही सोचा था या क्या हम ऐसा ही यहां तक ही पहुंच सकते थे? मैं यूं कहना चाहूंगी, वाकई आज राजनीतिक बात करने का दिन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो दोनों पार्टियों को लगभग बराबर मौका मिला है राजस्थान में राज करने का, एक समय के बाद जब से आपकी विकास की डगर शुरू होती है। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी होती है, तो राजनीतिक तो इसमें कोई बात रह ही नहीं जाती। बात यही रहती है कि आप राजस्थान को क्या उस जगह देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में हम एक शांत प्रिय प्रदेश के रूप में, तो आज भारत में हम एक पीसफुल प्लेस जहां पर लोग रहना चाहते हो, वहां के रूप में, लोगों के रूप में जो एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है, जो एक दूसरे की दुख सुख में काम आने की प्रवृत्ति राजस्थान के लोगों में है, वो तो हमें यहाँ पे भरपूर देखने को मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से जो सुविधाएं, जितने विकास जो राजस्थान का होना चाहिए था, उसमें यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कुछ कमी जो है वो जरूर महसूस करते हैं। आगे आने वाला समय हम जरूर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा भविष्य की समय बात है, हम आगे करेंगे, भविष्य की बात हम आगे कैसे करेंगे। कर अभी तो जो चीजें नहीं रहेगी उस पर बात करें। दीपा माथुर जी, कहां देखते हैं आप अपने राजस्थान को जब दूसरे राज्यों से तुलना करती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। राजस्थान एक बहुत ही रंगारंग और एक बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, और जैसा कि हम इसके इतने सालों से हम रह रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और आज जैसा कि सुमन जी ने कहा, ज्योति जी ने कहा कि कोई राजनीतिकरण नहीं है आज हमारी चर्चा में, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम राजस्थान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जो कि अभी मुझे लगता है कि एक आम नागरिक होने के नाते और एक सोशल वर्कर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमेशा पार्टियों को क्रिटिसाइज करना, सत्ताधारी या अपोजिशन पार्टी के लिए, तो आज के दिन हमें जो आम जनता है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हमें भी हमारा पूरा योगदान देना है इस प्रदेश को सुखद बनाने में, इसको खूबसूरत बनाने में, इसकी प्रगति में। आज हमें भी इसकी धरोहर बचानी है। ये नहीं है कि अगर सरकार जुड़ना होगा, एक राजस्थान हर शख्स को जुड़ना होगा, प्रगति तभी आवाम को आगे होती है, आना होगा, तभी प्रगति के पथ पर राजस्थान बढ़ेगा। प्रगति तभी होती है जब सभी दिलो जान से जुड़ते हैं। अमिताभ जी को चर्चा में लाऊंगा। अमिताभ जी, आज राजस्थान दिवस है, 66 साल का राजस्थान हो गया, क्या कुछ प्रण आज लेना चाहिए राजस्थान की आवाम को? ये बात तो सुमन जी ने ठीक कही कि आदमी की जिंदगी में 66 साल फिर ऐसे होते हैं कि अब आदमी कहता है कि भाई अब तो जीवन जी लिया जितना जीना था, लेकिन राज्य और देश और प्रदेशों के जीवन में 66 साल कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत छोटी अवधि भी नहीं होती। एक सवाल मेरे जहन में सुबह से घूम रहा। दीपा माथुर ने कहा कि भाई हर आदमी को जुटना होगा, अच्छी बात है, जुटना चाहिए, जुटना भी होना चाहिए। राजस्थान के लोग पहले राजस्थान से बाहर हिंदुस्तान में आए, कलकत्ता गए, मुंबई गए, दिल्ली आए, और उसके बाद दुनिया के बाकी मुल्कों में गए, झंडा गाड़ दिया। झंडा, ऐसी लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसी, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। भारत का चेहरा हो गए वो लोग दुनिया में। राजस्थान में वो पराक्रम क्यों नहीं हो पाया, ये सवाल तो मेरे जहन में सुबह से है। हमारे गांव का पौधा हमारे गांव में सूख गया, पड़ोस के गांव में कोई ले गया तो लहला के फलने फूलने लगा, तो इसका मतलब फिर हमारे गांव की मिट्टी में कहीं कमी है। स्थापना दिवस की बधाई, तमाम शुभकामनाएं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी मिट्टी में कहीं खोट है। अन्यथा वो लोग जिन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में मील के पत्थर स्थापित किए, उनमें से अधिकांश लोग, एक दौर तो वो था वहीं से आते थे, जब तक धीरूभाई अंबानी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था और टाटा वेवली को हटा दें तो सब राजस्थान से ही आए। ज्योति जी गलत तो नहीं कह रहे ना, सब राजस्थान से ही आए जिन्होंने भारत का चेहरा बदला, लेकिन अपने यहां नहीं बदल पाए, अपने यहां रहते हुए कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब सिस्टम में कमी। एक दूसरी बात मैं कहूंगा,
हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब मुगल नहीं, अकबर और जहांगीर और बाबर और हुमायूं तो है नहीं जिससे हमको लड़ना हो, अंग्रेज भी नहीं। अब विरासत को हृदय में धारण करिए, उसके प्रति सम्मान रखिए और अब भय, भूख, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार से लड़िए उसे तेवर के साथ जिससे राणा सांगा लड़े, जिससे महाराणा प्रताप लड़े। आदमी मुझसे मिलता वो कहता भाई साहब वो क्या करे, वो तो राणा प्रताप जैसा हम भी कुछ जज्बा रखते हैं, लेकिन अब वो मुगल ही नहीं दिख रहे मुझे। मुगल नहीं मिलेंगे अब अंग्रेज नहीं मिलेंगे भाई। लिबरेसी से महान लोग हैं, वो कहते भाई साहब आप तो पुरानी बात बताने लगते हो, अब बताओ हम किससे लड़ने जाएं। हम बताते हैं ना, भय, भूख, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इससे लड़िए। राजस्थान में मुझे याद आता है सरदार पटेल का योगदान सबसे ज्यादा था, जिन्होंने इस राज्य को जन्म दिया। अगर मैं कहूं उसका कोई शिल्पकार था तो वो वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद राजस्थान के तमाम लोग हैं, जननारायण व्यास जी है, हीरालाल शास्त्री है, माणिकलाल वर्मा है, मोहनलाल सुखाड़िया है, टीकाराम पालीवाल है, गोकुल भाई है, बहुत सारे लोग हैं। भैरव सिंह शेखावत तक वो लिस्ट जाती है, हरदेव जोशी तक जाती है, जिन्होंने राजस्थान को बनाने में अपनी अपनी भूमिका अदा की। लेकिन फिर भी कहीं कोई कमी है मित्र। लड़का घर में रहे तो फेल और बाहर चला जाए तो टॉप करे, तो फिर घर के माहौल में कुछ तो गड़बड़ है ना सुमन जी, है ना? वही लड़का, वही किताबें, वही स्कूल, वही इम्तिहान, घर से देहरी से बाहर निकला और टॉपम टॉप, और घर के भीतर रहा तो 32%, 30%, 33% पाना मुश्किल। ये बदलना होगा। हमको विकास के दरवाजे खोलने पड़ेंगे अपने आंगन में। मेरा कहने का तात्पर्य ये बातें तो मैंने इसलिए बोली कि आम जन समझ पाए। विकास के दरवाजे अपने शहर में खोलिए, अपने मोहल्ले में खोलिए, तब जाके आप राजस्थान को आगे बढ़ा पाएंगे। राजस्थान अकेले ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। और सरकारों का चलना और सामान्य विकास होना यह कोई बड़ी बात, बड़ी घटना नहीं होती ना। इतिहास में इसका कहीं उल्लेख होता, सुमन जी, ज्योति जी भी जान लीजिए। शासन है वो तो चलते रहेगा, सब लोग हाथ हाथ धर के बैठ जाओ तो भी चलता रहेगा। पंचवर्षीय योजना तो चलती रहेगी ना, उसमें क्या दिक्कत है? ब्यूरोक्रेट ही चला लेते हैं उतना। अगर निर्णायक प्रगति करनी है राजस्थान को, आज मैं चाहूंगा एक ऐसा संकल्प राजस्थान ले, एक समय तय करे, राजनीतिक कटुता से ऊपर उठकर एक समय तय करे कि विदिन 20 ईयर्स, विदिन 15 ईयर्स, विदिन 10 ईयर्स हमको विकसित प्रदेश की श्रृंखला में खड़ा होना है। तब जाके आप एक किल इंस्टिंक्ट पैदा करिए, एक मारक क्षमता पैदा करिए भय, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तब जाके आप विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़े होंगे। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं, भारत और अमेरिका की अगर तुलना कर दूं, तो अमेरिका में आदमी क्यों सफल है और भारत में वो आदमी की उसका दम क्यों घुट जाता है, जो ब्रेन ड्रेन है वो क्यों है, या इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर क्यों जाना चाहता है? वो भी सबसे बड़ा कारण ये बताते हैं कि यहां बंधन बहुत है और अब विकास के समान अवसर नहीं है सबके लिए, अवसरों में पक्षपात है। मैं सुमन जी से कहूंगा, अभी वो सरकार में है, विकास के समान अवसर सरकार सुनिश्चित कराए बिना भेदभाव के, तो आदमी कहीं नहीं जाएगा, कोलकाता नहीं जाएगा, वो वहीं रह के चमत्कार करेगा। राजस्थान की मिट्टी का कर्ज वही मिट्टी में रह के उतारेगा। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि विकास के अवसर आप ऐसे मुहैया कराए जिनमें भेदभाव नहीं हो, जिनमें भ्रष्टाचार नहीं हो। ज्यादातर लोग इसलिए, दीपा मेहता, दीपा माथुर एंटरप्रेन्योर भी हैं, जानते होंगे। व्यापारियों से बात करिए, वैज्ञानिकों से बात करिए, वो लोग कहते भाई दम घुटता है यहां के सरकारी सिस्टम में। बाबू सीधे मुंह बात नहीं करता है, इसलिए वो लोग बाहर चले जाते हैं, राज्य से देश और देश से विदेश। हमको चाहिए अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा को यहीं सहेजे, यहीं पुष्पित करे, यहीं पल्लवित करे, तो राजस्थान आगे आगे बढ़ेगा। सुमन शर्मा जी, जो बात अमिताभ जी ने जिस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार लोग बाहर क्यों जाते हैं, आप अपने घर में माहौल क्रिएट क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी की बातों से मैं सहमत हूँ।
कि पलायन देश में और राजस्थान में और अन्य राज्यों में हो रहा है। जो एक हम लोग का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, या मैं कहूँ कि जो राजनीतिक शिल्पकार लोग आए जब आजादी के बाद हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई और राजनीतिक रूप से हम लोग का राज्य विकसित होने लगा, तो इन शिल्पकारों ने शुरुआत तो की अच्छी, लेकिन पलायन को रोकने में असफल रहे। तभी हमारे जितने भी राजस्थान के नामी गिरामी जहाँ से ज्योति आती हैं, शेखावाटी एक बेल्ट है हमारे राजस्थान में अमिताभ जी, जो जितने सेठ हुए जो हिंदुस्तान में नाम थे, वो कुबेर का इलाका है, कुबेर का इलाका है, लक्ष्मी के बच्चों को जन्म देने वाला इलाका है। जी जी, लेकिन मैं एक बात बता नहीं, लेकिन मैं एक बात यही बताना चाहेंगे कि भौगोलिक मार इतनी थी वहाँ। अगर आप जमीन को देखें, सबसे बड़ी ताकत जमीन की होती है। वो बंजर सूखी जमीन में कुछ नहीं कर पाए और पलायन कर गए, और उस समय की सरकारें कोई भी रही हो वो व्यवस्था उनको रोकने की नहीं कर पाई और उन्होंने खूब नाम किया। लेकिन एक और अच्छी बात है राजस्थान की मिट्टी की कि अपनी मिट्टी को लोग छोड़ते नहीं है। वो चले गए बाहर, नाम किए, लेकिन वापस आके उस जिले को, अपने गांव को संवारने का भी काम कर रहे हैं। अमिताभ जी आपकी जानकारी में होगी ये बात, लेकिन मैं देना चाहूंगी कोई सिंगानिया मैं नाम में नहीं जाऊंगा, मंदिर और धर्मशाला बनवा देने से बहुत लाभ नहीं। मंदिर धर्मशाला नहीं, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज ये काम किया। इसलिए मैं साधुवाद देती हूँ सारे सपूतों को। मैंने क्या कहा, मैंने बातें दूसरी कही। मैंने ये कहा आप इंटरप्रेन्योरशिप को फलने फूलने का अवसर दे सरकार, ये जिम्मा सरकार का है। आपके उस बात पे मैं आ रही थी कि इसीलिए राजस्थान की मुख्यमंत्री की जो सोच है रिसर्च करने की, कि बाहर के लोगों को लाके राजस्थान को हम दिखाएं और राजस्थान की जो उम्मीद है, राजस्थान में जो संभावनाएं हैं, वो उनको सरकारी व्यवस्था के ताना बाना से तोड़ के एक अच्छी शक्ल के रूप में राजस्थान को प्रस्तुत किया जाए कि यहाँ सरकार तैयार है, आप निवेश करें, और यही आधुनिक राजस्थान की कल्पना है। और उसको करने के लिए वसुंधरा जी के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली होगी, तो नवंबर में यहाँ रिसर्जेंट राजस्थान हो रहा है। और पहले भी जब वसुंधरा जी सरकार में थी तो उनकी एक बहुत ही, मैं इस चीज को बहुत पसंद करती हूँ वसुंधरा जी की, केवल पार्टी की होने के नाते नहीं अमिताभ जी, उनका एक बहुत ही लार्ज विजन है और बहुत ही फार साइटेड लेडी है। वो कल्पना बहुत ऊंची ऊंची करती हैं, चाहे कारण रहा हो कि राजस्थान बड़े सपने नहीं देखोगे तो बड़े काम भी नहीं कर सकते, सपनों से साकार नहीं होंगे। आज किसी कारण है और हम लोग किसी व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर पार्टी पे नहीं जाऊंगा। दीपा माथुर नहीं, लेकिन पार्टी की बात होगी, सरकार की बात होगी तो मुख्यमंत्री की बात होगी। चलिए ठीक है, आपने कह दिया। दीपा जी कुछ कह रही। दीपा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अमिताभ जी ने आज जो दुखती रग छू लिया एंटरप्रेन्योरशिप की बात करके, मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल है बिजनेस एस्टेब्लिश करना हमारे जैसे सेटअप में। चप्पलें चटक जाती है सर, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि जहाँ करप्शन कंट्रोल हो जाएगा वो दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाए, और वही सही दिन होगा जब राजस्थान दिवस हम कहेंगे। जब बेरोजगारी मिट जाएगी। आज हम ये कहते हैं कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया सर, तो ये है राजस्थान दिवस। आज झांकियां निकालना अच्छी बात है, मनोरंजन करना, मनोरंजित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सही मायने में राजस्थान दिवस तब मनेगा सर जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, सड़कें सही होंगी, बिजली पानी की पूरी मुहैया कराया जाएगा, अस्पताल सही होंगे, करप्शन मिट जाएगा। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं सर, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को तो सांस लेने दे, यहाँ पे उनको ही सांस नहीं लेने देते। छोटे से ही तो सब बड़ा बनेगा। दीपा जी, मेरा एक ये पॉइंट, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छी बात कही। ज्योति खंडेलवाल जी, बिजली, सड़क, पानी और सुरक्षा एक खाते में और भ्रष्टाचार दूसरे खाते में, ये दोनों खाते जब तक ठीक दुरुस्त नहीं होंगे तब तक दुनिया के किसी भूभाग में इंटरप्रेन्योरशिप नहीं पनप सकती, नहीं बनती। ये ध्रुव शब्द है, ये थंब रूल है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं, ये राजस्थान पे लागू नहीं, ये यूथोपिया से लेके और चाइना तक सब जगह लागू है। एक और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, बाहर के लोग निवेश करें, उनका भी स्वागत, लेकिन पहले अपने घर के जो बच्चे हैं जिनमें हौसला है, एक बार उनको उड़ने को आकाश तो दें। ज्योति जी बिल्कुल मैं अमिताभ जी मैं यही कहना चाहूंगी, अभी जो बात हो रही थी कि हम राजस्थान बाहर से लोगों को बुला करके राजस्थान को दिखाए, फिर उससे वो लोग वहां पे देखें और निवेश करें, लेकिन दीपा जी ने उसका जवाब बहुत उससे दे दिया कि कम से कम जो लोग यहाँ हैं
जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या हम उनको सुगम रास्ता उपलब्ध करवा पा रहे हैं? और अगर हम नहीं करवा पा रहे तो ये हमारे लिए आज का दिन बहुत ज्यादा चिंतन करने का विषय है कि हम जो पलायन कर गए, चलिए उन्होंने नाम कर दिया, लेकिन आज की तारीख में हम उन लोगों को, आज जो आगे आने वाले समय में वही बड़े लोग बनने वाले हैं, उनको रोकने का क्या प्रयास हमारे द्वारा हो रहा है? देखिए, इन्होंने जब बात छेड़ी तो निश्चित रूप से, और जब आपने करप्शन की बात छेड़ी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आता है, क्योंकि अगर हम पिछली बार जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो यही मुद्दा सबसे बड़ा निकल करके आया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टतम सरकार के रूप में उसने पहचान लिया। अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आज भी यही स्थिति है, और जब हमको देखने के लिए मिलता है, जब हमको मिलता है, आज अगर साल 1.5 साल की वर्किंग गवर्नमेंट की दिखती है तो उसमें ऐसी कोई काम नजर नहीं आता जो लगता हो कि राजस्थान को विकास की ओर लेके जा रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंतन की बात जो है वो देखने की है। सुमन जी, एक छोटा सा सवाल, उसका जल्दी से जवाब। मैं जब लोगों से बात करता हूं, खासतौर पर जिसमें छोटे बच्चे, छोटी पूंजी, क्योंकि मैं आज भी मानता हूं कि हिंदुस्तान में कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को छोड़ दीजिए, अदरवाइज ऐसे प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छे हैं जिनमें कम पूंजी और ज्यादा आदमी लगे। ज्यादा पूंजी और कम आदमी वाले प्रोजेक्ट भारत को सूट नहीं करते, उसके हिसाब के हैं नहीं। कई बार हम लोग भटक भी जाते हैं रास्ता में, जाना इधर चल उधर जाते कर। मेरा सवाल है, एक्साइज वाले, ये लेबर डिपार्टमेंट के लोग और थाने के लोग और औद्योगिक विकास की जो अगर कोई डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक तो उसके लोग, वो लोग बताते भाई साहब ये लोग गले में रस्सी डाल देते हैं, इतना तंग करते हैं, सही है, और महत्ता बांध देते हैं, प्राण ले लेते हैं। बोले कई बार तो मन करता है कि ताला लगा दो, चलो छोड़ो, बड़ा पाप किया, धंधा खोल दिया। यहां ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में, मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, एक सरकार की बात नहीं कर रहा, नहीं बन पाई जैसे दूसरे राज्यों ने बना ली। एक उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, उदाहरण के लिए गुजरात को भी कहूंगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस, नो झंझट, नो बाबूइज्म, यही से रोजगार पैदा होगा। रोजगार सरकार नहीं दे सकती, सरकार के पास इतनी नौकरी कहां, किसी कोई सरकार हो। सुमन जी, बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी कि भ्रष्टाचार पे जब तक अंकुश नहीं होगा तब तक इन्वेस्टर भी नहीं आएंगे और जो लोकल लोग हैं वो लोग भी नहीं पनप सकते, ये मैं मानती हूँ। और कोई आज के दिन हम लोग का संकल्प, सरकार का संकल्प ये जरूर रहेगा अमिताभ जी, इसीलिए इस बार का बजट आप देखेंगे तो उसमें इनकम टैक्स को बहुत सरलीकरण के साथ किया गया। दीपा भी इस बात पे एग्री करेंगी कि कई खिड़कियों को बंद किया गया। सिंगल विंडो सिस्टम कहा तो जाता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता था, उसको कोशिश की जा रही है। मैं कह रही हूँ कि राजस्थान परफेक्ट हो गया, एकदम उत्तम हो गया, ये मैं कहाँ कह रही हूँ, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। लेकिन आपने एक बात कही कि अपने लोगों को पहले रोटी दो तब बाहर की व्यवस्था करो। लेकिन अमिताभ जी, हालात राजस्थान के अभी ये हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, कि घर के लोग कोई रोजगार लगाने की स्थिति में अभी नहीं है। जब बाहर से लोग आएंगे तो अपने लोग उसमें रोजगार में सहयोगी बन के अपना पेट पाल सकते हैं। हकीकत तस्वीर राजस्थान की अभी ये है। हम खुश हो लें कि नहीं हमारे पास सब कुछ, हम तुरंत बड़ा बिजनेस लगा देंगे, तो ये एक झूठी मूठी बात होगी। इसलिए जरूरत है कि बाहर के लोग, जो बाहर के कौन लोग, नहीं सरकार की सोच तो बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ के लोग यहाँ रह करके काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सोच है, बिल्कुल गलत। अभी आर्थिक स्थिति से राजस्थान, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है। राजस्थान में रुका नहीं, जितने बड़े सेठ थे सब राजस्थान से बाहर चले गए। चलिए ठीक है, राजस्थान में लगाना नहीं चाहते थे, एक छोटा सा कमेंट राजस्थान को संपन्न करना चाहते हैं। सुमन जी, दीपा जी से छोटा सा कमेंट लूंगा। सुमन जी ठीक है, दीपा जी छोटा सा जवाब दीजिएगा क्योंकि हमारा वक्त मेरे पास नहीं है। सुमन जी ने कहा कि पुराने लोग आए, उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को चलाया, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है, कहीं पर कुछ काम, चीजें रुक रही हैं, तो आज लगातार जो जनता सत्ता परिवर्तन करती है, इसी उम्मीद से करती है कि वो जो पुरानी चीजें खराब चली आ रही है उसमें बदलाव किया जाए। शायद सरकार इस चीज को सोच नहीं पाती है। मेरे पास वॉइस नहीं, आवाज आ रही दीपा जी, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। शायद जनता अगर वो सत्ता परिवर्तन करती है तो बदलाव के लिए करती है। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब सत्ता परिवर्तन होता है जी तो वो बदलाव के लिए होता है। लेकिन हर बार जब जनता, हर बार हम जब जाते हैं ऑफिस में जाते हैं,
रजिस्ट्रेशन की छोटी छोटी बातें, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं कंपनी में, उसमें बाबू को 500 रुपए खिलाने पड़ते हैं, या आप करवाइए या आप मत करवाइए। तो ये जो सिस्टम है बंद होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एग्री करूंगी इस बात के लिए कि इसमें हमारी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो 500 रुपए काम जल्दी कराने के लिए या काम कराने के लिए बाबू को ना दें। अगर हम बैठे ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम को जिसके शुरुआत की थी वही बात। लास्ट लाइन ये कहना चाहूंगी कि परिवर्तन होता है और जो आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो एक हैंड टू हैंड इन हैंड चलती है। बिल्कुल, ये हमें सबकी भागीदारी की जरूरत है। वो सबकी भागीदारी की जरूरत है। संपादक की टिप्पणी। देखिए, मुझे दो बातें कहनी। एक तो जो अभी दीपा जी ने कहा, मैं व्यवहारिक बात कहूंगा जो जिन अनुभवों से मैं गुजरा हूं। सुमन जी, ज्योति जी, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे। मैंने कहा भाई तुमने रिश्वत क्यों दी? सेक्रेटरी को, कलेक्टर को, कप्तान को, जो भी अधिकारी उनको उनकी फाइल को, उनके केस को हैंडल कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने तो प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमने तो जो फाइनेंस लिया उस पर हमारा मीटर तो घूमना शुरू हो गया। ये बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, लेकिन 2 साल लगा देगा ये फाइल घुमाते घुमाते। 2 साल में मेरे ऊपर 200 करोड़ रुपए इंटरेस्ट का लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि चलो 5 करोड़ दो, झमेला खत्म करो। इसका कोई तोड़ ढूंढना होगा। मैं 50 उदाहरण व्यक्तिगत तौर पर बता दूंगा आप लोगों को, जब उद्योगपतियों ने मुझसे मैंने वही बात कही जो दीपा ने कही कि रिश्वत न दीजिए न लीजिए। बोले भाई साहब ठीक है, लेकिन मैंने जो बैंक से पैसा लिया उसका क्या होगा? सरकार का आदमी जो है बाबू, वो एक चिट्ठी, फिर दूसरी चिट्ठी, फिर तीसरी चिट्ठी, फिर कहेगा जी दस्तखत नहीं मिल रहे, फिर कहेगा जी इनका प्रत्यक्षीकरण कराओ, ये गवाह को सामने लाओ। सैकड़ों तरीके के लकुना है। तो बोले भाई साहब, उससे सबसे सरल होता है कि तो भैया लो अपनी मिठाई और मेरी जान छोड़ो। खैर छोड़िए, जो मैंने अनुभव किया वो मैंने शेयर किया। ये बात उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, राजस्थान में भी है। दूसरी बात मैं कहूंगा सुमन जी, आशावादी होना अच्छा है। अति आशावादी होने के लिए तभी अनुमति होनी चाहिए जब हमारा अतीत उसकी पुष्टि करता हो, उन परिणामों की। डाटा तो हो ना, बिना डाटा के तो आशावाद ठीक नहीं। हिंदुस्तान भर का डाटा बताई देता हूं। आज राजस्थान को स्पेसिफिकली नहीं वो करूंगा। ये जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर जितने प्रयास हुए भारत में पिछले 12 वर्षों में, उसमें जितने 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ के नहीं आते विज्ञापन आते हैं ना। मध्य प्रदेश में 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, तो पश्चिम बंगाल में 20 लाख करोड़ के आते हैं ना। उन सबका मालूम है काम में परिवर्तित होने का परसेंटाइल क्या है? केरला का सबसे ज्यादा 11.5% है। बहुत सारे राज्यों का 0 है। यानी जो मीटिंग कराने में खर्चा हुआ वो भी पानी में गया। हाईएस्ट जो कन्वर्जन रेट है वो 11.5% का है। 100 लोग आए, बोले हाँ जी आप ही के साथ काम शुरू करेंगे, उसमें हाईएस्ट में 11.5 लौटे, वो भी केरला में लौटे। और उसके बाद आपको जान के आश्चर्य होगा, उत्तराखंड का नंबर है उसमें। इनसे भी एक सबक मिलता है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, इसे भी समझना चाहिए हमको। केरला क्यों चुना उसने, ये हमको सीखना पड़ेगा ना उससे। नहीं सीखना पड़ेगा सुमन जी। राजस्थान नहीं चुना, यूपी नहीं चुना, बिहार नहीं चुना, मध्य प्रदेश नहीं चुना ना। शिवराज भाई ने तो बहुत सारे सम्मेलन किए, आप लोगों ने भी फोटो देखी होंगी अखबारों में। और कोई लाख हजार करोड़ से नीचे का नहीं एमओयू आया, कोई नहीं लौट के पता लगा 500 करोड़ रुपए सरकार के डूब गए, कई 1000 करोड़ डूब गए वो फंक्शन कराने में। ये भी, इस सच्चाई को भी दिमाग में रखें। बाहरी लोगों का भी स्वागत, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा राजस्थान की तरफ से, राजस्थान के नौजवानों को, राजस्थान की जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो क्षमता है उसको एक बार आजमाइए जरूर। पहला चांस उनको दीजिए। छोटा काम भी करेगा आदमी तो भी 10-5 लोगों को नौकरी देगा। अरे टमाटर से केचप ही बनाएगा तो भी 10-5 लोग नौकरी पाएंगे। एक लोकल मार्केट में तो खड़ा रहेगा। बेकरी का भी सिस्टम खोलेगा तो भी 20-25-50 लोग नौकरी पाएंगे। इन जो बेसिक, इन बुनियादी ढांचा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए विदेशी बड़े निवेश की जरूरत है।
छोटे छोटे कामों के लिए अपने लोगों को अवसर मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार पा सके। आज सबसे बड़ी समस्या है भूख, भय, अशिक्षा, बेरोजगारी। राजस्थान दिवस जब हम अगली साल मनाएं तो हम ये कह पाए कि हां 2015 से 16 तक की यात्रा में हमने इन शत्रुओं के खिलाफ एक बड़ी सीमा तक विजय प्राप्त की। इस कामना के साथ मैं मानता हूं हम लोग अगले साल के लिए तैयारी करें। अगले राजस्थान दिवस तक जब हम जाएं तो हम अपने देश को और प्रदेश को बता सकें, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।